हेलो, वेलकम बैक टू सी सेट क्वालिफाई सीरीज़। कल कुछ बच्चों के बहुत ही शानदार डाउट्स थे और उसको मैं शानदार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट। मैंने लास्ट जो लेटेस्ट लेक्चर है उसमें मैंने ये बात कही थी कि कई सारे टाइम आरसी की कंडीशन ऐसी होती है कि अपन पढ़ तो लेते हैं पूरा पैसेज, इनिशियल में जब स्टार्ट करते हैं तो एंड तक पहुँचते पहुँचते हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। कई सारे टाइम क्योंकि सी सेट वाला जो पैसेज है वो बहुत लेंदी नहीं होता है, मैक्स टू मैक्स 150 वर्ड्स या उससे भी छोटे वर्ड्स के होते हैं पैसेजेस, तो उसमें ये वाली दिक्कतें थोड़ी सी कम रहती। लेकिन क्या होता है कई बार क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स ऐसे पूछ दिए जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यही नहीं पता कि एग्जैक्टली इस वर्ड का मतलब क्या पूछ रहा है। मसला ये होता है कि जब लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग में जो बेसिक टॉपिक है, जैसे हम बात किसकी करते हैं, हम बात करते हैं स्टेटमेंट अजम्पशन की, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट की, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ड्राइंग ए स्टेटमेंट, ड्राइंग इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन। ये सारे टॉपिक अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन इज़ द रीजन, विच वन इज़ द इन्फ्रेंस, अजम्पशन, स्ट्रेंथन, वीकनिंग, नॉर्मली समझ लेते हैं अपन। कई बार कुछ वर्ड्स क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है जिसमें से एक वर्ड एक बच्चे ने भेजा है एंड दैट इज दिस कोरोलरी। उसमें एक क्वेश्चन में पूछ दिया गया था कि व्हाट इज़ द मोस्ट सुटेबल कोरोलरी गिवन इन द ऑप्शंस रिलेटेड टू दिस पैसेज। अब मतलब ये है कि ये जो वर्ड है कोरोलरी, इसका मतलब क्या है। अगर आपने ये समझ लिया तो उस पैसेज का आंसर समझ लोगे। और रिसेंट पास्ट में कई सारे क्वेश्चंस में इस वर्ड का यूज़ किया गया है, राइट। तो हमें पहले समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कल बताया था, क्या था, मोस्ट प्रैग्मेटिक, मोस्ट रेशनल, मोस्ट लॉजिकल, क्रिटिकल मैसेजेस। ये चार टर्म्स कई सारे टाइम सी सेट के क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है। और अगर इन वर्ड्स का कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो गिवन पैसेज है उसमें से क्या निकाला। आप समझ रहे हो, वो नॉर्मली होता नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें मिक्स की गई है, उसमें आटा है, चावल है, गेहूं है, दाल है, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, लेकिन हमें पता है कि हमसे किस चीज़ के बारे में बोला गया निकाल के लेके आओ। अपन डायरेक्टली जाएंगे वो निकाल के ले आएंगे। अगर पता ही ना हो फिर मुश्किल हो जाता है। सो आई एम देयर टू हेल्प यू इन दिस। बट मेरी भी एक रिक्वेस्ट है आपसे, सजेशन एडवाइस है, जो भी समझ लो, कि अगर कंटेंट सही लग रहा हो, वे ऑफ स्पीकिंग आपको समझ में आ रही हो चीज़ें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक थोड़ी सी रीच बनाएं। एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, मज़ा आता है काम करने में। सो लेट्स सी। बट हाँ, एक रिक्वेस्ट और भी है, अभी अगर आपने ये पीरियड शुरू कर लिया सेशन मेरे साथ तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो कोरोलरी है ना, इसका बेसिक मतलब होता है, जैसे मैंने आपसे कुछ बात कह दी, कोई भी स्टेटमेंट, एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर रहा, अपन देखेंगे उसको रीड करेंगे। मैंने आपसे कोई भी स्टेटमेंट बोल दिया, अब आप उस स्टेटमेंट के एंड होते होते उसके बाद जो मोस्ट नेचुरल नेक्स्ट थिंग पॉसिबल है उसको सोच लीजिए, दैट इज़ कोरोलरी। तो जब कभी कोरोलरी आपसे पूछा जाता है तो आपसे क्या पूछा जाता है कि देखो, ऑथर ने पैसेज में एक बात कही गई है, नाउ यू थिंक एंड रियलाइज कि व्हाट कुड बी द नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू दिस, और वही कोरोलरी होता है। समझ आई बात? समहाउ। आइए देखते हैं एग्जांपल में क्या मेंशन है। क्या लिखा, डेफिनेशन, अ कोरोलरी इज अ स्टेटमेंट दैट फॉलोज लॉजिकल एंड डायरेक्टली फ्रॉम द गिवन पैसेज एज एन जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जल्दी आ जा भाई, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये, एज एन एक्सटेंशन ऑफ इट्स मेन आइडिया। एक्सटेंशन का क्या मतलब कि हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन देगी दैट इज़ ओके, डन, उसके आगे जो चीज़ें आने वाली है। तो जब कभी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज़ किया जाता है तो आपको दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि देखो, जो बात कही गई है वो डायरेक्टली पैसेज में नहीं होगा। यस, इट शुड बी देयर इन योर माइंड, वो डायरेक्टली पैसेज में नहीं होगा, लेकिन पैसेज से कनेक्टेड नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। अगर आपने ये सोच लिया तो यूपीएससी सिविल्स आपसे जो पूछ रहे हैं आप वहाँ तक पहुँच गए और बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाएंगे। इज इट देयर समथिंग सिंपल लैंग्वेज, डायरेक्टली लिखा नहीं है बट क्लियरली निकलता है। मैंने डायरेक्टली ये बात नहीं कही, आप अपने घर से पार्क जाने के लिए निकलते हो एवरी डे एट 6 AM। मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी। आज कितना तारीख है, 2 May को मैंने ये इन्फॉर्मेशन, 4 May को ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आपको।
एवरीडे वर्ड यूज़ कर दिया। नाउ इट वुड बी कंसीडर्ड कि 5th को भी 6th को भी वो आदमी इस टाइम पे जाना चाहिए। दैट इज़ कोरोलरी। आई थिंक अब क्लियर हुआ? यस ना? क्या लिखा है? और थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन होता है। नेक्स्ट, बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं भी आपको एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। बस नेक्स्ट 8 to 10 मिनट्स, ओनली 8 to 10 मिनट्स आप मेरे साथ बने रहे। ये ऐसा सेगमेंट है जो क्लियर हो गया ना तो यूपीएससी का जो CSET का पेपर जिसका थोड़ा सा भी डर रहता है मन में, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अपन लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं और साथ में ये पढ़ रहे हैं। समझ आए? अच्छा, इसके बाद एक और अच्छी बात बताने वाला हूँ, वो ये कि CSET जैसे ही कंप्लीट होगा, मेंस के जनरल स्टडी का सेगमेंट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके लिए। हम पढ़ते रहेंगे बहुत शानदार तरीके से, राइट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये क्या लिखा है? कंफ्यूजन क्लियर इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ये ऐसे ही मैंने मेंशन कर लिया है ताकि क्लैरिटी मिल जाए। इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस मीन्स जो गिवन है उसको कंक्लूड कर लेना एट द एंड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, राइट? और कोरोलरी क्या है? आगे क्या लॉजिकली होना चाहिए, दैट इज। सो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इज कोरोलरी। आई थिंक अब तो कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अब आपकी क्लियर हो गई होगी। मुझे डायरेक्टली एग्जाम्पल पर ले चलने दो एंड देन अपन होंगे। क्या लिखा है? रवि रोज एक्सरसाइज करता है और हेल्दी डाइट फॉलो करता है। आप रोज एक्सरसाइज करते हो और हेल्दी डाइट फॉलो करते हो, और ये जिस किसी ने कहा है वो आपको अच्छे से जानता है। एवरी डे, याद है मैंने अभी भी एग्जांपल में एक बात कही थी, यू एवरी गो टू पार्क एट 6 AM। सेम बात कही गई है कि रवि रोज एक्सरसाइज करता है और हेल्दी डाइट फॉलो करता है। इन्फ्रेंस क्या होगा? रवि हेल्दी होगा। दैट इज इन्फ्रेंस, दैट इज बीइंग, इसको सोचा जा रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कोरोलरी, रवि फ्यूचर में भी हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करेगा। इट मीन्स रवि फ्यूचर में भी ये डाइट प्लान, ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेगा। समझ आई बात? समझ आई? क्लियर हुआ? एग्जाम्पल से क्लियर हुआ? सिंपल सी बात ये है कि मैंने कही कि आप रोज़ जाओगे, आप रोज़ जाते हो एट 6 AM पार्क टू प्ले क्रिकेट। उससे आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा, मेंटली आप ठीक रहोगे, एंड नंबर्स ऑफ थिंग्स आर देयर। दैट इज इन्फ्रेंस, राइट? लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि क्या आप इस स्टेप को फॉलो करोगे, अगर आप कह रहे हो कि यस इट शुड बी डन लाइक दैट ओनली, कि वो अगर अभी कर रहा है कंटिन्यूअसली तो वो आगे करता रहेगा, इफ यू आर सेइंग सो, इट मींस दैट इज कोरोलरी। इज इट क्लियर? यस। अगर यस है तो हम चलेंगे पैसेज पर बिना बहुत ज़्यादा टाइम खराब किए हुए, राइट? क्या लिखा है? इन रिसेंट ईयर मेनी कंट्रीज हैव emphasized the importance of sustainable agriculture to ensure food security and environmental production। देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल वर्ड का आपको मतलब पता होगा क्या होता है। सस्टेनेबल जो कंटिन्यू रहे, लगातार रहे, जितनी हम चाह रहे हैं उतनी मिलती रहे चीज़ें, मतलब किसी भी चीज़ को प्रिवेलिंग सिचुएशन में रखना, दैट इज सस्टेनेबल कंटिन्यूटी, राइट? किस चीज़ के लिए? फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो, मतलब हमें जितनी फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी बनती रहे, मिलती रहे हमें, एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होता रहे। इन्वायरमेंट किस कंडीशन में प्रोटेक्ट होगा? यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? नेक्स्ट, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स आर बीइंग रिप्लेस्ड। अभी तक जो वे से किसान खेतों में खेती कर रहे थे, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे थे, डिफरेंट वेज एंड मीन्स यूज कर रहे थे, वो रिप्लेस इन्होंने लिख दिया है बीइंग, किया जा रहा है, हो रहा है, विद मॉडर्न टेक्निक्स। अब भाई मॉडर्न टेक्निक्स क्या है? दैट यूज फ्यूअर केमिकल इनपुट्स एंड कंजर्व वाटर। अब मॉडर्न टेक्निक में इस पैसेज में एक बात कही गई है कि उसमें क्या यूज़ किया जाता है? जो केमिकल्स है वो कम यूज़ किया जा रहा, फ्यूअर यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब पहले ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था, ऐसे कहने की बात कही जा रही है। एंड कंजर्व वाटर, और वाटर को भी सेफ रखा जाता है, बच जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट्स आर इनकरेजिंग फार्मर्स टू अडॉप्ट ऑर्गेनिक प्रैक्टिस। गवर्नमेंट किस चीज़ को वो कर रहा है, फोकस कर रहा है कि भाई आप ऑर्गेनिक प्रैक्टिस फॉलो करो। ऑर्गेनिक प्रैक्टिस सबको पता है, इज इट क्लियर एवरीबडी? जहाँ पर अपन केमिकल का यूज़ कम करते हो, है ना, नॉर्मल जो आपने पढ़ा होगा वो फर्टिलाइजर मैन्योर वाला जो कंडीशंस होता है वो सारा अगर याद होगा तो आप पहुंच पाओगे। बहरहाल इस पैसेज में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको पता हो तो अच्छी चीज़ है। एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब हो गया?
याद है 9th क्लास बायोलॉजी में हमने पढ़ा था उस टॉपिक में कि जब एक ही खेत में डिफरेंट क्रॉप उगाया जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही पर्टिकुलर चीज़ को लेके अपन चल रहे होते हैं ना उस बेसिस पे। तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, वो ज़मीन की मिट्टी में वो पता नहीं जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होती है वो बरकरार रहती है, तो थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। ऑलराइट, हाउएवर कल मैंने पढ़ाया था कि जहाँ कहीं हाउएवर आता हो इसका मतलब इधर कंक्लूजन और आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेटमेंट आने वाला है। सो द ट्रांजिशन रिक्वायर्स ट्रेनिंग। देखो सुनो, ट्रेडिशनल जो फार्मिंग था उससे जब अपन मॉडर्न टेक्निक पे कर रहे हैं उस ठीक तो है, फ़ायदा मिल रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, ट्रांजिशनल रिक्वायर्स ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, और फार्मर को पता चलना चाहिए। अच्छा यार, कल मैं बहुत ज़्यादा, मैं ऑफलाइन क्लास में भी ऑनलाइन क्लास में भी एक चीज़ पे बहुत जोड़ कर दे रहा था कि जब कभी बट यूज़ किया जाए, डिस्पाइट यूज़ किया जाए, हाउएवर यूज़ किया जाए, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर जो ऑथर ने स्टेटमेंट लिखा है उसमें हो सकता है कमी दिखाया गया हो सकता है उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया जा रहा हो और बताया जा रहा हो देखो आपने जो बात कही वो मानता हूँ मैं, वो सही है, लेकिन उसको सही चीज़ से सही तरीके से यूज़ करने के लिए ये फैसिलिटी। याद है कल हमने किया था कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और फ़ायदेमंद है, बोला यस, लेकिन साथ में ये बोला कि रूरल एरियाज़ में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल तक नहीं है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट वाज द क्रिटिकल मैसेज। पूछा जाता है व्हाट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल मैसेज गिवन बाय ऑथर इन द पैसेज, याद आया? राइट, ओके। अब क्या लिखा है, expert believes that sustainable agriculture not only protects the environment but also ensure लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही है उसमें ये शामिल है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अच्छा, क्लाइमेट चेंज भी हो जाता हो, गर्मी धूप वेदर से कुछ दिक्कतें भी आ जाती हो, तब भी हमारी जो खेती है, जो क्रॉप है, वो काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। दैट शोज दिस लाइन। ये पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। नाउ which one of the following statement best reflect corollary to the above passage? राइट, अब पैसेज का क्या कोरोलरी है? पॉज करो, आंसर करो आप इसको, देन दोबारा रिज्यूम करो इस वीडियो को और शुरू करो, देखो मैंने क्या आंसर किया है। डन, कर लिया आंसर? लेट्स सी। पहला क्या लिखा है, फार्मर्स शुड स्टॉप यूजिंग ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्या यहाँ पर जितनी बातें कही गई है उसमें कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आपको ऐसा लगेगा कि इन फ्यूचर, इन कमिंग डेज में फार्मर उसको स्टॉप कर देगा? नो, इनफैक्ट यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को फार्मर्स को ये इन्फॉर्मेशन देनी है, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है जो आगे उसकी हेल्प करे। फिर कोई ये बात कैसे कर सकता है? नेक्स्ट, गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज सपोर्ट फॉर फार्मर्स एडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस। अब देखो सुनो, इसमें जो बात कही गई, पहले बोला ट्रेडिशनल, फिर बोला गया मॉडर्न टेक्निक, फिर उसको चेंज करने की बात कही। एंड ऑफ द डे उसने ये लिखा तो सही है यहाँ पर, एक्सपर्ट बिलीव दैट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नॉट ओनली प्रोटेक्ट, नो, however the transition requires training, financial support and awareness among farmers, ऐसी बात कही गई है। उसमें एग्जैक्टली ये तो नहीं बोला कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, बट अगर ये पूरे देश के क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर ट्रांजिशन की बात की जा रही है, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारी गवर्नमेंट आगे आएगी और इस चीज़ को हेल्प करेगी। दैट इज़ द नेक्स्ट लॉजिकल पार्ट ऑफ दिस पैसेज। सो मेरे हिसाब से दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। बट और एलिमिनेशन कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, बहुत ही वास्ट ऑप्शन है, इतना ईजी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओनली ऑर्गेनिक फार्मर शुड बी अलाउड, दैट इज़ नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ओनली मेंशन कर दिया, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी कर दिया गया और ये एक लिमिटेड कर देता है जब ओनली वर्ड का यूज़ करता है, एंड लिमिटेशंस आर नॉट अलाउड, राइट। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर पैसेज को पढ़ते हुए, समझते हुए, आपको कोरोलरी जो वर्ड है उसका मतलब एटलीस्ट 100% पता चल। ये था आपका ये सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं कोरोलरी। बहुत मुश्किल नहीं है, बस इस वर्ड का मीनिंग मुझे समझाना था। आपके डिमांड पे पूरी लेक्चर मैंने क्रिएट कर दिए। आई होप ये वर्ड हमेशा के लिए आपका क्लियर हो गया होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी। अजम्पशन में, रेफरेंस में, कोरोलरी में बिल्कुल भी नहीं होगा। एवरी टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स और द स्टेप्स विच इज़ बीइंग टेकन टू हेल्प इन द फ्यूचर और कमिंग फ्यूचर, जैसे वो चीज़ें होने लग जाएगी जो रिक्वायर्ड है, राइट।
अगर लेक्चर समझ आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, सब सही जा रहा हो, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लॉक और कुछ क्वेश्चंस कैलेंडर के मिक्स कर दिए हैं और वो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।